हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग बेटा फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में हम लोगों ने लास्ट डे जो है बाइजेक्टिव फंक्शन को स्टडी किया था कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब था 1 1 on 2। तो 1 1 on 2 फंक्शन क्या होता है और कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है, on 2 है, यानी कि बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए बेटा हम लोग ये पढ़े थे कि हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन ये 1 1 है कि नहीं है। फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा जो है वो on 2 है कि नहीं है। अगर फंक्शन हमारा 1 1 भी है, on 2 भी है, दोनों कंडीशन को शो कर रहा है, इसका मतलब कि जो फंक्शन है वो हमारा बाइजेक्टिव है। यानी जिस डेफिनेशन में ये बात हो रही है उसी डेफिनेशन में, उसी डोमेन और को डोमेन में ये फंक्शन आपका जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करते हैं आगे और डेफिनेशंस है फंक्शंस की, और भी फंक्शन इन्वॉल्व है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले जो बात हो रही थी ऑन टू के बारे में, इन टू के बारे में, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी बाइजेक्टिव के बारे में। तो बाइजेक्टिव अभी हमारा जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न है, अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो बाइजेक्टिव फंक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव तब है जो साइमल्टेनियसली दो नेचर को शो करे। पहला ये शो करे कि ये फंक्शन जो है ये 1 1 है, दिस मस्ट बी 1 1 और दिस मस्ट बी on 2। 1 1 का मतलब क्या है कि अगर मैपिंग के बेस से देखें तो ये कंडीशन शो हो कि ए बी सी अगर 3 एलिमेंट हमारे पास हैं, यहाँ भी 1 2 3 3 एलिमेंट हमारे पास हैं, तो हर एक का एक पर्टिकुलर इमेज बनता हो। ठीक है, एक यूनिक इमेज बनता हो। ठीक है, मान लीजिए 4 हमने छोड़ दिया तो ये फंक्शन जो है हमारे पास ये 1 1 है लेकिन ये on 2 नहीं है। फिर दूसरी बात हम करें कि फंक्शन अगर on 2 होना चाहिए, फंक्शन on 2 हो तो यहाँ मान लीजिए ए बी सी लिखा, यहाँ लिखा हमने 1 और 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ए और बी से हमने जोड़ दिया 1 को और सी से जोड़ा 2 को, तो ये फंक्शन हमारा on 2 हो गया, लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो अगर फंक्शन सिर्फ 1 1 है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। अगर ये फंक्शन सिर्फ on 2 है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। हमको चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, मतलब साइमल्टेनियस कंडीशन, दोनों एक साथ हो। तो दोनों एक साथ होगा तो कैसा दिखेगा बेटा आपको? दोनों एक साथ होगा तो एक फंक्शन ये ए ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, सेट जो है ए बी ले लिया, जो फंक्शन बना रहे हैं उसके लिए एलिमेंट्स लिया ए बी सी डी, तो यहाँ भी एलिमेंट्स लिया 1 2 3 4। क्लियर? अब ए से जोड़ा 1 को, बी से रिलेट किया 2 को, सी से रिलेट किया 3 को, डी से रिलेट किया 4 को। इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका 1 1 भी है। ठीक है, दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल दिस वन इज on 2। ये 1 1 भी है, ये on 2 भी है, ये दोनों है, तो ये आपका क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। क्लियर? यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, सॉरी ये on 2 नहीं है, दिस इज नॉट on 2, दिस फंक्शन इज नॉट on 2। क्लियर है आपको बेटा मैपिंग से? और दिस इज नॉट 1 1। ठीक है, तो सिर्फ on 2 होगा तब आपका ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ 1 1 होगा तब भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसको 1 1 भी होना पड़ेगा, on 2 भी होना पड़ेगा, तब जाके ये बाइजेक्टिव बनेगा। और ख़ास बात ये है कि अगर बाइजेक्टिव आप चाहते हैं कि हो जाए तो ज़रा गौर करें, किसी भी आप फंक्शन को लीजिए जो बाइजेक्टिव हो, तो उसमें जो एलिमेंट सेट ए में होते हैं, जो एलिमेंट सेट बी में होते हैं, मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उतने एलिमेंट ही आपको सेट बी में मिलेंगे। आपको हमेशा मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ऑलवेज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तभी आपको जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन मिल सकते हैं। ठीक है, तब 1 1 भी होगा, on 2 भी होगा। अब हम बात करें कि मान लीजिए कोई फंक्शन है a to b, इफ एनी फंक्शन फ्रॉम a to b, मतलब f लिख रहे हैं a to b, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल टू n। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे? तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे बेटा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है, ऑब्जर्व करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे, तो अगर आप बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे तो ये फंक्शन सारे के सारे फंक्शन 1 1 होंगे, सारे के सारे फंक्शन on 2 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। तो आप बेटा अगर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इसमें काउंट कर लें तो उतने ही आपके जो है टोटल नंबर ऑफ, अगर 1 1 फंक्शन आप काउंट कर लें इसमें, ठीक है, क्योंकि हमको 1 1 भी चाहिए, on 2 भी चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। ए से 1 को रिलेट किया, बी से 2 को रिलेट किया, सी से 3 को रिलेट किया, डी से 4 को रिलेट किया। तो जितने हमारे पास 1 1 फंक्शन होंगे उतने ही हमारे जो है यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेंगे। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होता है बेटा?
ए को जोड़ दिया, चार ऑप्शन है ए को जोड़ने के लिए, फिर बी के पास 3 ऑप्शन है, फिर सी के पास 2 ऑप्शन है, डी के पास 1 ऑप्शन है, यानी 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं सेट में तब कितना होगा बेटा, तब आपके पास होगा n फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? तो n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वन फंक्शन मतलब सेम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर देयर, सॉरी सेम नंबर ऑफ, अब ऑन टू भी उतना ही होगा उस तरीके से, और सेम नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस विल बी देयर। तो मैं बात करूं कि बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने मिलेंगे। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमारे पास कोई सेट ए है, सॉरी फंक्शन है, ए से बी में रिलेट कर रहा है। सेट ए की जो कार्डिनलिटी है और जो सेट बी की जो कार्डिनलिटी है वो है n, स्मॉल n। मतलब सेट ए में हमारे पास 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स हैं, सेट बी में हमारे पास 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स हैं। तो आप जरा गौर करिए कि नंबर ऑफ वन फंक्शन के बारे में अगर बात कर लें तो क्योंकि जितने वन फंक्शन बनेंगे हर एक वन फंक्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा, बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है, ठीक है। और हर एक वन फंक्शन जो है वो ऑन टू भी होगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन सब यहाँ पे इक्वल आने वाले हैं। तो इक्वल आने वाले हैं तो कितना आने वाला है वो देखिए। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को कवर करूँ कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, ये फर्स्ट एलिमेंट क्लियर है। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, तो फर्स्ट एलिमेंट हैज़ गॉट n ऑप्शंस, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट है उसके पास कितने ऑप्शन है, तो मान लीजिए आप कि 1 को जो है हमने जोड़ दिया 1 से, 1 को 1 से जोड़ दिया, तो अब जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, n-1 ऑप्शन होंगे। तो इट हैज़ गॉट n-1 ऑप्शंस। बात समझ आ रही है? फिर थर्ड एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, n-2 ऑप्शंस रिलेट होने के लिए, n-2 ऑप्शंस। जैसे पहले एलिमेंट को हमने जोड़ दिया 1 से, अब दूसरे एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है बेटा, इसको छोड़ के बाकी ऑप्शंस हैं n-1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, एक एलिमेंट जुड़ चुका है तो अब बचे कितने, n-1 एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट हैज़ गॉट n-1 ऑप्शंस टू रिलेट। अब मान लीजिए कि सेकेंड वाला भी जुड़ गया, ठीक है ना, सेकेंड वाला कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। तो अब हमारे पास अगला जो थर्ड एलिमेंट होगा उसके कितने ऑप्शन होंगे, तो उसके पास n-2 ऑप्शंस होंगे। इस तरीके से चूंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो nth एलिमेंट जो होगा, nth एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा क्योंकि बाकी सब जुड़ चुके हैं। इट विल गेट 1 ऑप्शन टू रिलेट विद द सेकेंड सेट, ओके। तो अब हमको सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है क्योंकि हमको फंक्शन भी बनाना है। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने ऑप्शन होंगे बेटा, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 मल्टीप्लाइड बाई लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, इट मीन्स n फैक्टोरियल। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? तो अगर आपको बाइजेक्टिव फंक्शंस का नंबर निकालना है तो ये सिंपल बेटा आपको n फैक्टोरियल होने वाला है, क्योंकि n फैक्टोरियल ही आपके टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन है और उतने ही आपके ऑन टू फंक्शन भी होंगे। क्योंकि फंक्शन अगर यहाँ पे 1 होगा और ऑन टू होगा तभी जो है आपका ये बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए तो अब हम बात करेंगे सम मोर फंक्शंस, और फंक्शन की बात कर ले तो हम बात करें, अगला हमारा होगा पॉइंट, वो होगा इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है? क्लियर, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? कोई डाउट है? मेरा आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? चलिए ठीक है। तब तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन सेज कि इफ एनी फंक्शन इज फ्रॉम a to b, it relates from a to b, then a function from b to a beta, from b to a will be its inverse, ठीक बेटा, will be its inverse। अब जरा गौर कीजिए क्या बोल रहा है। अगर कोई फंक्शन f है तो a से b रिलेट होता है, और कोई फंक्शन ऐसा है जो b से a रिलेट हो सकता है, तो ये फंक्शन नया जो है मान लीजिए g है, तो
तो ये दिस G इज इक्वल टू F इनवर्स, इसको आप F इनवर्स बोलेंगे। यानी अगर हम फंक्शन को A से B रिलेट करा रहे हैं तो ये कोई फंक्शन हुआ, और इसी फंक्शन को अगर B टू A रिलेट करा दें, ठीक है, इसका रिलेशन B से A की तरफ हो जाए तो वो आपका F इनवर्स हो जाएगा। यानी F कोई फंक्शन है जो A से B रिलेट होता है, तो F इनवर्स विल बी अ फंक्शन विच रिलेट्स फ्रॉम सेट B टू सेट A। बात समझ आई? बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेफिनेशन तो बहुत इजी हो गया बेटे, डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि अगर A टू B आप रिलेट कर पा रहे हैं तो B टू A अगर रिलेट करेंगे तो उसको आप F इनवर्स बोलेंगे। लेकिन बात है कि क्या हमेशा ये पॉसिबल है कि A टू B आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये उतना ही ईजी है कि आप B से ये रिलेट कर पाएँ और F इनवर्स निकाल पाएँ? बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको अच्छे से समझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि A टू B फंक्शन कोई बन रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि F इनवर्स हमेशा B से A में आपको मिल ही जाए? नहीं जरूरी है बेटा ना। आप अगर सोच के देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो चलिए हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि F इनवर्स जो होगा वो B टू A में रिलेट हो जाएगा, और F इनवर्स B टू A में रिलेट हो जाएगा तो हमारा वो F इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम गौर करें, मैं बोलूँ ऐसे कि मेरे पास एक सेट A है, सेट B है और A B C D 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ ऐसे कि A और B का इमेज 1 है, C का इमेज 2 है, D का इमेज 3 है, तो आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं A टू B, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जब बात करेंगे F इनवर्स की कि इसको B से A में बना सकें, B से में रिलेट कर सकें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अब आपका B A हो चुका है, तो आपके पास है 1 2 3 और आपके पास जो है ये B है, ये सेट A है, और A में हमारे पास A B C D है, A B C D बन रहा है। आपके 1 के 2 इमेज मिल जाएंगे, अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा तो 1 के 2 इमेज मिलेंगे, 2 का जो है आपको C मिल गया और 3 का D मिल गया। दिस इज़ अ रिलेशन बट दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन में किसी भी एक सिंगल एलिमेंट का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है बेटा, दिस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो F इनवर्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? इसीलिए बोला कि डेफिनेशन तो क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन F A से B है और कोई दूसरा फंक्शन ऐसा है जो B टू A में रिलेट हो पा रहा है, तो इसी फंक्शन G को आप बोलेंगे F इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो F अगर A टू B होगा तो F इनवर्स जो होगा B टू A होगा। लेकिन F कैसा होगा कि B टू A पॉसिबल होगा? हम लोग को ये चीज़ सीखना है, जानना है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन F which relates from A to B such that it will give you the F inverse from B to A। बात समझ आ गई? तो चलिए कुछ केसेस हम लोग गौर करें, कुछ केसेस ऑब्जर्व करें हम लोग और उस पर बात करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं। तो इन केसेस में मैं पहला केस लेता हूं, केस 1। ये केस 1 क्या कह रहा है? अगर मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है, अगर मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है f जो है ये मिनिमम हो जाए, f जो है हमारा मिनिमम हो जाए, f इज मिनिमम फंक्शन एंड इट रिलेट्स फ्रॉम सेट A टू सेट B। केस 1 हमने लिया है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर f हमारा A टू B मिनिमम हो तो ध्यान दीजिए, यहाँ A B C D और यहाँ सेट में, यहाँ पे सेट B में 1 2 3। अब मैं इसको रिलेट करूँ, A और B से मैंने 1 को रिलेट किया, C से 2 को रिलेट किया और D से 3 को रिलेट किया। ये सेट A है, ये सेट B है। तो हमारे पास ये फंक्शन है जो मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन है तो इसके इन्वर्स की अगर हम बात करें कि हम F इन्वर्स अगर हम बनाएं और हम बोले कि ये रिलेट करेगा B से A में, तो इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? तो चेक कर लेते हैं। सॉरी बेटा, थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है। तो ये सेट B, ये सेट A, और सेम कंडीशन को हमको रिवर्स करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये A B C D, 1 के 2 इमेज हो गए, 2 का एक इमेज C हो गया और D का इमेज जो है D हो गया। अब इसको ऑब्जर्व करें कि ये जो है रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट के 2 इमेज पॉसिबल नहीं है।
दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो आप बोलेंगे कि एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं कि एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। आपका जो एफ होगा, ओरिजिनल फंक्शन जो एफ है, ये इन्वर्टिबल नहीं है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर ये फंक्शन मेनी वन हुआ तो मेनी वन हुआ तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इट विल नॉट बी इन्वर्टिबल, ये ध्यान देंगे हम लोग। अच्छा, मेनी वन है तो ये पॉसिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, तो जस्ट इसके अपोजिट अगर होगा तो ये बेटा इन्वर्टिबल होगा। तो मेनी वन के अपोजिट का मतलब क्या हुआ, मेनी वन का जस्ट अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ कि दिस मस्ट बी वन वन। तो इसका अगर अपोज करे, अपोज करने का मतलब क्या होना चाहिए, एफ मस्ट बी वन वन, क्योंकि अगर मेनी वन नहीं होगा तब आपको जो है एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो मेनी वन अगर नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, तब वो वन वन होगा, तो मस्ट बी वन वन। तो चेक करके देख लेते हैं कि क्या अगर फंक्शन वन वन ले ले तो ये आपका जो है वन वन ले ले तो क्या ये फंक्शन आपका जो है इन्वर्टिबल होगा। तो लेट अस चेक कि अगर मेनी वन नहीं है लेकिन वन वन है तो क्या इन्वर्टिबल है। तो हम एक फंक्शन और लेते हैं ए से बी में, और हमने लिया सेट ए सेट बी, कुछ इस तरीके से लिया कि ए बी सी या 1 2 3, ठीक है बेटा 1 2 3। अब मैं फंक्शन बनाऊं, रिलेशन बनाऊं, तो मैंने रिलेशन बनाया यहाँ से, ए को 1 से जोड़ दिया, बी को 2 से जोड़ दिया, सी को 3 से जोड़ दिया। ऐसा किया तो अगर मैं एफ इनवर्स की बात करूं तो एफ इनवर्स B2A हमारे पास आएगा। कैसा आएगा बेटा, ये सेट बी, ये सेट ए, अगर आपको दिख रहा हो तो हमारे पास यहाँ 1 2 3, 1 का इमेज स्मॉल ए, 2 का इमेज स्मॉल बी और 3 का इमेज स्मॉल सी। तो अगर 1 1 होगा तो आपके पास ये कंडीशन आएगी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन क्या गारंटी है कि हमेशा फंक्शन 1 1 होगा तो इसका इन्वर्स मिलेगा आपको? बोलिए, गारंटी है इस बात की? तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कोई गारंटी नहीं है अभी कि 1 1 होगा तो आपका जो है ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए एग्जाम्पल मैंने लिया, 2 सेट और ले लिए, इन 2 सेट्स में एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4, यहाँ रख दिया ए बी सी, सेट ए है सेट बी है, देखिए 1 को ए से जोड़ दिया, 2 को बी से जोड़ दिया, 3 को सी से जोड़ दिया, ठीक है ना, 4 को डी से भी ले लीजिए और एक ई भी ले लीजिए। ऑब्जर्व कीजिए ये 1 1 है कि नहीं है, पहले बताइए 1 1 है कि नहीं है? यस, ये 1 1 है भाई। 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, वो इमेज किसी से प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, तो 1 1 है। लेकिन अगर आप इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो जरा गौर कीजिए, ऑब्जर्व करें, ए बी सी डी ई, ये ई वाला मैंने यहाँ रखा है, ठीक है, और दूसरा सेट हमारे पास है उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 है, तो मैं ए से जोड़ूँ 1 को, सही है, बी से जोड़ूँ 2 को, बी से जोड़ूँ 2 को, सी से जोड़ूँ 3 को, डी से जोड़ूँ 4 को, और ई किसी से नहीं जुड़ा हुआ है तो ई का इमेज नहीं बन पाएगा। तो जरा ऑब्जर्व कीजिए, इस कंडीशन में ई ब्लैंक रह गया तो ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, तो एफ इनवर्स अगेन विल नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये ठीक है कि मेनी 1 अगर हो गया तो गारंटी है कि आपका जो है 1 1 इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 1 1 होने पे एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हमेशा 1 1 होने पर एग्जिस्ट करे इसकी भी गारंटी नहीं है। यानी सिर्फ 1 1 की हम बात करें तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये बात तो कन्फर्म है कि अगर फंक्शन मेनी 1 हुआ तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। इफ फंक्शन इज मेनी 1 अंडर द गिवन डेफिनेशन डोमेन एंड कोडोमेन, अगर ये मेनी 1 होगा तो ये फंक्शन आपका जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा। ये क्लियर है, ये कन्फर्म है। अब बात इसकी आती है कि मेनी 1 न हो 1 1 हो जाए तो क्या इन्वर्टिबल होगा। तो हमने 2 केसेस में कवर किए कि एक जगह हमने जितने एलिमेंट्स पहले सेट में थे, जितने एलिमेंट दूसरे में थे, दोनों बराबर अगर कर दिए तो हमारा जो है इन्वर्स रिलेशन मिला हमको, इन्वर्स फंक्शन हमने जनरेट कर लिया, निकाल लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स इसमें बाकी रह जाएं और बाकी रहने के कारण आपको प्रॉब्लम हो जाए, और इस प्रॉब्लम होने के कारण आपका इन्वर्स फिर एग्जिस्ट न करे। बात समझ में आई? तो 1 1 होगा, सिर्फ 1 1 होगा तो गारंटी नहीं है कि आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। यानी और भी कुछ चीज़ हमको चाहिए, और भी कुछ चीज़ हमको चाहिए। वो कुछ चीज़ हमको देखनी है,
वो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, वही केस आपका 2 है। और फिर दोनों को हम कंबाइन करके आपका रिलेशन आपको बताएंगे कि कब हम फंक्शन को इन्वर्टिबल बना पाएंगे। तो केस 2 हमारे पास है, केस 2। केस 2 को देखिए जरा, ऑब्जर्व कीजिए। f कोई फंक्शन है तो a से b में रिलेट होता है, और ये जो फंक्शन हमारे पास है ये फंक्शन आपका है इनटू फंक्शन। ध्यान दीजिए, इनटू फंक्शन। क्लियर है? अगर मैं इनटू फंक्शन लूँ, f हमारा इनटू फंक्शन है, तो इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है? सेट a, सेट b, सेट a में कुछ एलिमेंट्स, सेट b में कुछ एलिमेंट्स, यहाँ a b c d, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है? इनटू फंक्शन का मतलब ये है कि सेट बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर रह जाए इनका कोई प्री इमेज ना बने। तो मैं जरा यहाँ पे गौर करूँ, मैंने जोड़ा, इसको रिलेट किया, इसको a से 1 को रिलेट किया, b से 2 को रिलेट किया, c से 3 को रिलेट किया, d से 4 को रिलेट किया, और 5 को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो 5 ये जो फंक्शन हो गया आपका इनटू फंक्शन हो गया। ये ऑन टू नहीं है, तो दिस इज इनटू। अब अगर ये इनटू फंक्शन है, b में कुछ ब्लैंक है, तो मैं इसके जरा इनवर्स की बात करूँ, तो अगर मैं एक सेट यहाँ बनाऊँ b, पहले यही सेट b, और फिर सेट a बनाऊँ। अब ऑब्जर्व करिए आप जरा, हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना? और यहाँ एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? a b c d। तो a को 1 से जोड़ा है तो 1 को a से जोड़ दीजिए, ठीक है? 2 को b से जोड़ दीजिए, 3 को c से जोड़ दीजिए, 4 को d से जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ जोड़ा था ऐसे रिवर्स कर दिया हमने। अब जरा गौर कीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि f इनवर्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ देखिए f इनवर्स b से a में रिलेट कर रहा हूँ, क्या ये फंक्शन है? दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो f इनवर्स नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, f इनवर्स पॉसिबल नहीं है, f इनवर्स नहीं निकल सकता, क्योंकि 5 एक एलिमेंट सेट b में ऐसा बच गया जिसका कोई भी इमेज नहीं है, तो f इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो हम बोलते हैं कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन f है, f इज नॉट इन्वर्टेबल, f इज नॉट इन्वर्टिबल। f जो है आपका इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों नहीं इन्वर्टिबल है? क्योंकि ये इनटू है। इनटू रहेगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। बात समझ में आई? इनटू रहेगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब देखिए बात ये कि इनटू अगर है तो इन्वर्टिबल नहीं है, तो इसके अपोजिट अगर हो तो इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो इसका अपोजिट अगर मैं बात करूंगा तो इनटू का अपोजिट क्या होगा? ऑन टू। तो इसका अपोजिट का मतलब ऑन टू फंक्शन। तो एक ऑन टू फंक्शन ले लें हम लोग और तब डिस्कस करें। तो चलिए हमने एक ऑन टू फंक्शन ले लिया। तो ऑन टू फंक्शन कैसे लेंगे? सेट ए है, सेट बी है, ठीक है? तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3 हमने इसको रिलेट कर लिया, ए से 1 को, बी से 2 को, सी से 3 को। क्या ये ऑन टू है? यस, इट इज ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है बेटा? ये सेट ए, ये सेट बी। तो अगर ऑन टू है तो क्या इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं? तो ठीक है, देख लेते हैं। ये फंक्शन आपका ए टू बी है। दूसरा हम देखते हैं, ये हमारा बी, ये ए, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। और बेटा ए में क्या है? ए बी सी। हम अगर रिलेट करें तो 1 to a, 2 to b, 3 to c, ये सेट बी, सेट ए। अब जब देखिए ये फंक्शन बन गया, यस ये फंक्शन बन गया। तो एफ इनवर्स फंक्शन है जो डिफाइंड होता है सेट बी से सेट ए में। तो अगर फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है, ऑन टू है मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट किया, इन्वर्टिबल हुआ। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि फंक्शन अगर हमेशा ऑन टू होगा तो उसका इन्वर्स मिलेगा? क्या इस बात की गारंटी है? तो लेट अस चेक। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि f एक फंक्शन है जो a से b में रिलेट होता है और ऐसे रिलेट होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, a b c d, यहाँ पे 1 2 3, a का और b का एक इमेज मिल गया, c का 2 है, d का 3 है। ये आपका ऑन टू है, ऑन टू है, यस इट इज ऑन टू। ये सेट a सेट b। अब ये मेनी वन भी है तो इसका इन्वर्स नहीं मिलेगा ना बेटा। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका इन्वर्स नहीं मिलना है। तो अगर हम b यहाँ ले लें, a यहाँ ले लें, b में 1 2 3, यहाँ पे a b c d, तो a का 1 का जो है 2 इमेज है, a और b, 2 का c और 3 का d, तो एक एलिमेंट के 2 इमेज आएंगे। तो फिर हो गया f इनवर्स नॉट पॉसिबल। यानी कि ऑन टू है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑन टू होगा, सिर्फ ऑन टू होगा तो गारंटी नहीं है कि वो इन्वर्टिबल हो। बात क्लियर? अब जरा गौर कीजिए, तो फंक्शन को ऐसा क्या रखें कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे।
उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो केस 1 केस 2 जो दो हम लोगों ने लिया, इसमें कन्फर्म है कि फंक्शन मेनी वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फंक्शन साथ ही साथ फंक्शन इनटू भी नहीं होना चाहिए, मेनी वन भी नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए बेटा? तो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, यानी 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको फाइनल कंक्लूजन पे ले जाता हूँ कि जितनी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, जितना हमने एग्जाम्पल लिए हैं, वो इसी बात के लिए है कि हम कब इन्वर्स निकाल पाएँ, कब हम इन्वर्स एग्जिस्ट करा पाएँ। ठीक बेटा, कब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? तो कब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा? अब हम कोई फंक्शन f लेते हैं a से b। अब इस फंक्शन को जरा ऑब्जर्व करिए, ये a है, ये b है, हमारे पास एलिमेंट है a b c d, यहाँ पे 1 2 3। गौर करिएगा, मैं अगर इस फंक्शन को देखूं और इसमें फंक्शन को इन्वॉल्व करूं, तो अगर मैं a से मैंने जोड़ा है 1 को, b से जोड़ा है 1 को, c से 2 को, d से 3 को, तो ये फंक्शन हमारा कैसा है बेटा? ये मेनी वन है। मेनी वन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम क्या बनाना पड़ेगा? 1 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम लोग इसको इरेज करेंगे और 1 1 बनाने के लिए हम लोग इसको 1 1 लेके चलेंगे। इसमें 1 2 3 एक एलिमेंट इधर और यहाँ पे ले लिया a b c, तो ये 1 1 आपका हो गया, इसको रिलेट कर दिया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अब इसी में एक प्रॉब्लम और है कि अगर हम 1 1 लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे हमने एक एलिमेंट बढ़ा दिया a b c और d, तो ये 1 1 तो हो गया, लेकिन ये आपका जो है इन्वर्स अगर निकालेंगे तो फिर इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू हो गया है ये फंक्शन। तो इनटू भी ना हो, मेनी वन भी ना हो। देखिए मेनी वन था, मेनी वन नहीं होगा, फिर साथ में इनटू नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए? इसको 1 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसके बेस पे? इसको ऑन टू होना चाहिए। तो 1 1 एंड ऑन टू, तो फंक्शन अगर 1 1 होगा और ऑन टू होगा तो वो इन्वर्टिबल होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी अगर ऐसी ये कंडीशन आ गई तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो आपको ये डी एलिमेंट भी हटाना पड़ेगा। यानी फाइनली आपको इस पोजीशन पे आना पड़ेगा कि सेट ए में एलिमेंट अगर ए बी सी है तो सेट बी में एलिमेंट हमारे 1 2 3 ऐसे होंगे, और एक 1 to 1 कंडीशन बनेगी, और साथ में ऑन टू की कंडीशन भी बनेगी। अगर सेट ए और बी ऐसे रहेगा तभी आपका जो है ये इन्वर्टिबल हो पाएगा। बात क्लियर बेटा? कि सेट ए है, सेट बी है, दोनों के दोनों फंक्शन अगर बन रहे हो सेट ए से सेट बी में, तो फंक्शन जो बनेंगे ए टू बी में वो कैसा बनेगा बेटा? वो बनेगा आपका 1 1 ऑन टू, तब वो इन्वर्टिबल होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी एफ इन्वर्स विच रिलेट्स फ्रॉम बी टू ए। क्लियर? तो ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तभी जाके आपका फंक्शन इन्वर्टिबल है। अदरवाइज अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो आपका इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट होगा जब वो ओरिजिनल फंक्शन आपका सेट ए से सेट बी में क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं कंक्लूड करता हूँ कि एग्जैक्टली इन्वर्स फंक्शन क्या है। तो इन्वर्स फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो इफ f is a function which relates from elements of set A to elements of set B in such a way that f inverse which relates from B to A will be possible, and this will be possible only in the case this will be possible only in the case when f is 1 1 and on 2। f जो है आपका 1 1 होगा और f आपका on 2 होगा, तभी आपका जो है f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप कोई भी कंडीशन देख लीजिए जो इसको वैलिडेट करता हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जो इसको वैलिडेट करेगी। फंक्शन मैंडेटरी है, दिस मस्ट बी 1 1, दिस मस्ट बी ऑन टू फॉर एफ इनवर्स टू एग्जिस्ट। अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो वो इन्वर्टिबल नहीं है, और इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इस बेटा किसी को? अब इस पे क्वेश्चंस क्या जनरली आते हैं,
तो इस पे पहले आता है बेटा कि कोई फंक्शन आपको चेक करने के लिए मिलता है कि चेक द फंक्शन, गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, और इन्वर्टिबल अगर है तो आप इसका इन्वर्स निकालिए। ठीक है, तो जरा हम बात कर लें कि हाउ टू चेक द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। हाउ टू चेक द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा पहला काम करेंगे उसको चेक करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं है, इज दिस 1 1 और नॉट। पहली चीज़ 1 1, तो 1 1 चेक करना पड़ेगा आपको। 1 1 के लिए जो जितने मेथड सारे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जितने मेथड्स पढ़े थे, आप जो है ग्राफ बना सकते हैं, आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर सकते हैं, आप f' निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, आप मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हैं, आप जैसे भी निकाल सकते हैं। आप फंक्शन को चेक कर लीजिए कि 1 1 है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन, चेक करिए कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो अगर ये फंक्शन ऑन टू भी होगा, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन चेक करते हैं, हम बोलते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो गए तो ये फंक्शन आपको क्या हो जाएगा बेटा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो आपको 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं कि फंक्शन जो होगा वो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो फिर उसका इन्वर्स हम निकालते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है जो a से b में रिलेट होता है, और सेट वो a है, सेट b है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे a b c ऐसा कोई फंक्शन है। 1 से a को जोड़ा, 2 से b को जोड़ा, 3 से c को जोड़ा, तो f इनवर्स कैसा फंक्शन होगा। तो f इनवर्स जो फंक्शन होगा, आपको ये मैपिंग से दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये b to a होगा, और ये कैसा दिखेगा बेटा, ये दिखेगा a b c, इधर आपका ये 1 2 3, a से 1, b से 2 और c से 3 आपने जोड़ा, तो ये f(x) है और ये आपका f इनवर्स x है। ऐसे बोल सकते हैं कि f फंक्शन है तो f इनवर्स फंक्शन है। तो अब जो आपका डोमेन था f में और जो कोडोमेन था वो रिवर्स हो चुका है। अब f इनवर्स में जो इसका कोडोमेन था वो डोमेन हो गया, और जो इसका डोमेन था वो इसका कोडोमेन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? तो आप 1 1 चेक कर लेंगे, ऑन टू चेक कर लेंगे, और तब जो है आप बता पाएंगे कि हमारा ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो आप इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम अगर इसमें बोले कि f क्या है, तो f इज इक्वल टू एक सेट बना सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं 1 a, यहाँ बोल सकते हैं 2 b और 3 c। ठीक बेटा, और f इनवर्स अगर आप सेट बनाएंगे, इसको रिलेट करेंगे तो आपको मिलेगा a 1, ठीक बेटा, b 2 और ये हो जाएगा c 3। ठीक है, ये आप इनवर्स रिलेशन भी इसको कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम चेक कर लिए कि आपका इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है। तो इनवर्स फंक्शन अगर हो गया तो इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, हाउ वी विल फाइंड द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाए, कैसे f इनवर्स कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो हम f इनवर्स की कैलकुलेशन की बात करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। हाउ टू फाइंड f इनवर्स, हाउ टू फाइंड f इनवर्स। ठीक है ना, ऑफ अ गिवन फंक्शन, ऑफ गिवन f। कोई फंक्शन आपको दिया जाए, उसका आपको f इनवर्स निकालना है। तो f इनवर्स निकालने के लिए बेटा पहला चीज़ तो ये कि आप ये चेक कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ये आपका ऑन टू भी है। ठीक है, गिवन डोमेन और कोडोमेन में ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट इज़ नोन। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि इट इज़ नोन दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव है फंक्शन ये। तो अगर ऐसा है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या तरीका है, पहला आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस f(x) बाई y, इसको y से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है बेटा, दूसरा स्टेप, नाउ एक्सप्रेस x इन फॉर्म ऑफ y, इन फॉर्म ऑफ y के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करिए एक्सप्लिसिटली। ध्यान रखेंगे, एक्सप्लिसिटली मतलब क्या होता है इसका बेटा, एक्सप्लिसिटली का मतलब
आप इसको इस तरीके से दिखा पाएँ x इज इक्वल टू जी वाई, ये टोटली y का फंक्शन हो। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट वे। एक्सप्लिसिट वे का मतलब क्या होता है कि x को पूरी तरह से y के फॉर्म में आपने दिखा दिया। और थर्ड स्टेप जो आपने ऐसे दिखाया है x इज इक्वल टू जी वाई, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि दिस जी वाई, दिस ऑब्टेन्ड जी वाई इन द लास्ट स्टेप, ऑब्टेन्ड जी वाई इज एफ इनवर्स वाई, यही आपका एफ इनवर्स वाई है। अब कुछ करना नहीं है, फोर्थ स्टेप, ये जो एफ इनवर्स वाई आपके पास है, जो जी वाई आया था, उसमें वाई को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो नाउ रिप्लेस एक्स, सॉरी वाई बाई एक्स टू गेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो आपको एफ इनवर्स एक्स मिल जाएगा। बात क्लियर है? सारे स्टेप्स जो है आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपको कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छे से कि आपको ये तरीका यूज़ करना है। अगर आप पहले से फंक्शन को चेक कर चुके हैं कि फंक्शन आपका 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो यू कैन फाइंड एफ इनवर्स एक्स विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। तो ये एक तरीका होगा एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, और हम एक एक स्टेप फॉलो करके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और आपको बताते हैं कि हम एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालें। तो मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा। चलिए, तो हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इसको डिफाइन किया गया है आपको 0 टू प्लस इन्फानाइट गिव्स आउट 3 टू प्लस इन्फानाइट, ठीक बेटा। हमको इसका इनवर्स निकालना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ f इज इन्वर्टिबल देन फाइंड f इनवर्स, ठीक है। अगर f आपका इन्वर्टिबल है तो आप इसका f इनवर्स निकालिए। तो बात जरा देखिए बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हाउ वी विल सॉल्व। पूरा वर्किंग रूल क्या होगा आपके लिए। पहली चीज, इस फंक्शन को बोल रहा है कि अगर ये इन्वर्टिबल है, तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर f इन्वर्टिबल है, इफ एनी फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, तो क्या बात हो सकती है बेटा, क्या बात होनी चाहिए। तो f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो ये 1 1 भी होगा, ये ऑन टू भी होगा। तो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो बेटा चेक कर ले इसको कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो ये आपके पास जो फंक्शन है, इसको जरा गौर करें हम लोग। तो ये हमको ऐसे मिलने वाला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3, सही है। तो ये मुझे पैराबोला मिलेगा, मैं पैराबोला बना सकता हूँ बेटा। कैसे बनाऊंगा, इसके दो रूट्स मिल रहे हैं हम लोग को, -1 और -3। तो -1 और -3 पैराबोला ऐसे जाएगा, कोई डाउट इसमें किसी को। ये आपका -3, 0 पॉइंट मिल गया, ये आपको मिल गया -1, 0। और इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, तो जो x एक्सिस y एक्सिस को कट कर रहा है, तो वहाँ पे x 0 होता है। तो x 0 करेंगे इस फंक्शन में, तो एफ एक्स इक्वल टू मिलेगा 3। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0, 3। आपका डोमेन क्या है, डोमेन है 0 टू इन्फानाइट। तो x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फानाइट तक है। इसी कंडीशन में y की वैल्यू आप गौर कीजिए 3 ऑनवर्ड जा रही है। तो ये कर्व ऐसे जा रहा है। तो आपको दिख रहा है फाइनली कि जो कर्व हमको मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, वो यहाँ 3 से ऑनवर्ड ऐसे जाएगा। तो ये जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1 1, क्लियर है ना। तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो गया। अब बात करेंगे ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए बेटा हमको देखना पड़ेगा इसका रेंज। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन आप ऑब्जर्व कीजिए, ग्राफ से आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 ऑनवर्ड। जब x की वैल्यू 0 ऑनवर्ड है तो y की वैल्यू 3 ऑनवर्ड है। यानी हम बोल सकते हैं ग्राफ से कि द रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 3 टू प्लस इन्फानाइट, करेक्ट है। अब 3 टू प्लस इन्फानाइट रेंज आ चुका है, ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है। तो दिस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये कोडोमेन के इक्वल हो गया, और कोडोमेन के इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। और ये फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो आप एफ इनवर्स अब निकाल पाएंगे। हाउ वी विल फाइंड एफ इनवर्स। तो आपको तरीका बताया गया कि इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स को आप y से रिप्लेस कर दीजिए। y इज इक्वल टू, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो अब यहाँ बात आ रही है
कि x को y के फॉर्म में लिखने की, तो आप y को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। करेक्ट है बेटा। अब x को y के फॉर्म में लिखेंगे तो सीधे आचार्य लगाएंगे आप, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। करेक्ट है। अब x पूरी तरह से y के फॉर्म में आ गया। अब जरा गौर कीजिए, आपका x कैसा है? पॉजिटिव। x कैसा है? 3 0 ऑनवर्ड है, x पॉजिटिव है। तो अब आपको निगेटिव वैल्यू जो कंफर्म नहीं लेनी है तो आप लेंगे कौन सी वैल्यू बेटा? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो मैं इधर आपको इसको इरेज करके दिखाऊं, ठीक है बेटा, या इधर जगह थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ मैं। तो हमारे पास जो x हो गया, x क्या हो गया? x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस में आपको क्या लेना था? x इज इक्वल टू -4 प्लस वाला लेना था। क्यों लेना था प्लस वाला बेटा? क्योंकि जो x है आपका वो पॉजिटिव है, इस कंडीशन में दिया हुआ है, डोमेन में डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका, देखिए लिखा हुआ है 16 माइनस 12 दैट इज 4 प्लस 4y, 4 प्लस 4y अपॉन 2। अब आपसे बताया गया था कि आप जब फंक्शन निकाल रहे हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन निकाल रहे हैं, तो अब करना क्या होगा मेथड के लिए? उस मेथड में जो स्टेप्स मैंने लिखवाए थे लास्ट वाले पेज पे, जिसको आपने स्क्रीनशॉट लिया है, कि जब x को y के फॉर्म में लिख देंगे आप, तो ये जो पूरी तरह से y के फॉर्म में जब आ गया, तो ये जो gy आपको मिलेगा, दिस gy इज f इनवर्स y। तो आप इसको बोलेंगे कि f इनवर्स y विल बी इक्वल टू -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4y अपॉन 2। अब बेटा आपको क्या करना? फाइनल स्टेप क्या था उसका? कि y को x से रिप्लेस कर देना था। तो वी विल गेट f इनवर्स x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, सॉरी नॉट प्लस माइनस, -4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 4y, 4y नहीं, y को क्या किससे रिप्लेस करना है? x से रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x, ठीक बेटा। तो मैंने y को x से रिप्लेस किया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x अपॉन 2। आप चाहे तो 2 जो है कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ये f इनवर्स x विल बी इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट के अंदर मैंने 4 बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस x। तो दिस इज योर इनवर्स f इनवर्स x। बात क्लियर है बेटा? आपको समझ में आ गई बात? इसी तरीके से आप जो है जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें पहले क्या करेंगे? अगर इन्वर्टिबल की कंडीशन दे रहा है आपसे कि इफ f इज इन्वर्टिबल, तो आप चेक कर लेंगे कि f आपका इन्वर्टिबल है कि नहीं है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए आप 1 1 चेक कर लेंगे, आप 1 2 चेक कर लेंगे, और फिर आप f इनवर्स x कैलकुलेट करके जो तरीका सिखाया गया है उसको फॉलो करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को लगाएंगे, और आपकी DPP में भी बेटा क्वेश्चन अवेलेबल हैं f इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में, तो जो जो फंक्शन हमको मिल रहे हैं, जिनको डिफाइन किया जा रहा है, उन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे कि इफ़ fx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इज बाइजेक्टिव। अब जो भी कंडीशन है उसमें बाइजेक्टिव है, देन फाइंड इट्स इनवर्स। तो ये इन्वर्टिबल है, ये दे दिया हुआ है पहले से, यानी 1 1 ऑन 2 है, तो आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो होमवर्क है, आप लोग इसको लगा के लाइएगा। जिसका भी आंसर आ जाएगा जो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे बेटा व्हाट्सअप कर लीजिएगा अपना सोल्यूशन, मैं देख लूँगा, ठीक है। और फिर हम कल की जो क्लास है इसके बाद लेंगे, तो इस लेक्चर को जहाँ पे हमने ख़त्म किया है वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज इसी के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है बेटा, और फिर हम मिलते हैं कल। ओके बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक यू बेटा।